भारत के 114 राफेल प्रस्ताव से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। 22 से 25 अरब डॉलर की डील बन सकती है ऐतिहासिक। हाई लो मिक्स मॉडल से भारत का वायु बेड़ा संगठित होगा। भारत के 114 राफेल फाइटर जेट से टेंशन में है पाकिस्तान। भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील इसको माना जा रहा है। बता दें आपको कि JF-17 और J-10C पीछे रह जाएंगे क्योंकि स्थिति बेहद ज़्यादा खराब हो रही है पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान के पास JF-17 और J-10C जैसे विकल्प है, लेकिन इनकी क्षमताएं राफेल के नेटवर्क, सेंटिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सामने कमजोर हैं। भारत की इस नई खरीद नीति को हाई लो मिक्स मॉडल कहा जा रहा है। इस मॉडल में राफेल जैसे 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट टॉप लाइन पर होंगे, वहीं स्वदेशी तेजस फाइटर जेट सेकंड लाइन डिफेंस को मजबूत करेंगे और अपग्रेडेड सुखोई 30 गहराई वाले स्ट्राइक और ऑपरेशन मिशन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये संयोजन न केवल ट्रेनिंग और आपको बता रहे कि चीजों को आसान बनाएगा, बल्कि स्क्वाड्रन विस्तार की गति को और तेज करेगा। 114 राफेल का प्रस्ताव केवल एक डिफेंस डील का नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक तैयारियों का अलग कदम है। तो अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और विस्तार से आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं। दरअसल बात सिर्फ एक राज्य के दौरे की अब हम नहीं करेंगे। आपको बता दें, बात है अरबों डॉलर के सौदे की। जी हां, लड़ाकू विमानों की सामरिक साझेदारियों की ओर से आपको बता दें कि एक ऐसा ही भू राजनीतिक समीकरण की हम बात करेंगे। इसमें रूस, अमेरिका, तुर्की और इजराइल सभी की भूमिकाएं उलझती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की घोषणा कर दी कि 25 सितंबर को तुर्की के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का दौरा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि इस दौरे के दौरान तुर्की और अमेरिका के बीच व्यापारिक और सैन्य समझौते पर बातचीत होने वाली है। बात हो रही है अरबों डॉलर की, संभावित डील्स की, और जिन सौदों की रूपरेखा सामने आई है वे सामान्य नहीं है बल्कि असाधारण है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कह दिया है कि 25 सितंबर को तुर्की के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का दौरा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने इस दौरान तुर्की के साथ अरबों डॉलर का समझौता होने की संभावना जता दी। ट्रंप ने अपने आपको बताने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हम राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ कई व्यापारिक और सैन्य समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसमें बोइंग विमानों की बड़े पैमाने पर खरीद, F-16 सौदा और F-35 फाइटर जेट पर बातचीत को आगे बढ़ाना शामिल है, जिसके सकारात्मक परिणाम की हमें उम्मीद है। साल 2019 के बाद पहली बार एर्दोगन अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं। 2019 में ही एर्दोगन ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर CAATSA के तहत प्रतिबंध लगा दिए थे। यूरेशियन टाइम्स ने यह कहा कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ तुर्की की काफी महत्वपूर्ण डील हो सकती है। बोइंग को तुर्की के राष्ट्रीय विमान कंपनी टर्किश एयरलाइंस से 250 यात्री विमान का ऑर्डर मिला है, जिसमें बोइंग 737 मैक्स और लगभग 75 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जेट शामिल है। बोइंग को तुर्की की राष्ट्रीय विमान कंपनी टर्किश एयरलाइंस से 250 यात्री विमान का ऑर्डर मिल सकता है, जिसमें बोइंग 377 मिक्स और करीब 75 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जेट शामिल होंगे। इसके अलावा भी तुर्की और अमेरिकी कंपनियों के बीच कई तरीके के समझौते हो सकते हैं। एर्दोगन के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान तुर्की और अमेरिका के बीच 40 F-16 ब्लॉक, 70 वाइपर लड़ाकू विमानों की खरीद के साथ ही आपको बता दें कि 70 से ज्यादा मौजूदा F-16 विमानों के आधुनिकीकरण किट पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस पैकेज को अमेरिकी कांग्रेस ने 2024 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। इसके अलावा सबसे ज्यादा F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर बातचीत हुई है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की की बेचैनी जो है वो बढ़ी है, लेकिन मंजूरी मिल सकती है। अमेरिका ने S-400 खरीदने के लिए तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब तुर्की S-400 को रूस को वापस लौटाने के लिए तैयार हो गया है। अगर वाकई अमेरिका से तुर्की को F-35 जेट मिलते हैं तो मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मैदान तैयार हो सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से ही F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। इजराइल और तुर्की के बीच हालिया समय में लगातार तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा है, चाहे वह सीरिया हो या फिर हमास को तुर्की की मदद। लगातार आशंका बनती रहती है कि भविष्य में इजराइल और तुर्की के बीच झगड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि साइप्रस और पूर्वी भूमध्य सागर में दोनों ही देश आमने सामने रहते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शायद बहुत ही जल्द दुनिया में पहली बार F-35 की एक F-35 से जंग हो सकती है। इसके अलावा इजराइल ने हाल ही में साइप्रस को बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, जिसकी रडार क्षमता 460 किलोमीटर तक सर्विलांस कर सकती है और ये सीधे तुर्की की हवाई गतिविधि पर नजर रखने में पूरी तरीके से सक्षम है। इससे टेंशन जो है वो फिलहाल काफी बड़ी है।
चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 की भारत के पास के समुद्री क्षेत्र में वापसी हो गई है। इस जहाज की यह वापसी इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि यह जहाज श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने के 3 साल बाद भारत के पड़ोसी समुद्री क्षेत्र में वापस आया है। यह चीनी नेवी का अत्याधुनिक सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग पोत है। भारत युआन वांग 5 की हिंद महासागर में गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि भारत 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाइपरसोनिक लंबी दूर की एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। शिप की हिंद महासागर में वापसी को एक टेस्ट से जोड़ा जा सकता है। 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित खाली करने वाला एक नोटम जारी होगा। इससे भारत की ओर से मिसाइल परीक्षण की अटकलों को बल मिल सकता है। युआन वांग अगस्त 2022 में हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा था। इसे श्रीलंका ने 2016 में चीन की एक सरकारी कंपनी के पट्टे पर दे दिया था। इस पर भारत ने श्रीलंका को अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया था। युआन वांग की आखिरी बार 18 सितंबर के आसपास इंडोनेशिया के पास होने की सूचना मिली थी। बताया कि मिसाइल टेस्ट के समय हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी PLA नौसेना के जहाज की गतिविधियों ने नई दिल्ली में चिंताएं पैदा की है। इसमें सबसे अहम चिंता यह है कि शिप की दोहरे उपयोग वाली ट्रैकिंग क्षमताओं का इस्तेमाल जासूसी के लिए तो नहीं हो रहा। युआन वांग 5 में उच्च सटीकता और लंबी दूरी की डायमेंशन कॉर्पोरेट मोनोपल्स रडार प्रणाली है। ये उड़ान या कक्षा में मौजूद वस्तुओं का मैनुअल या स्वनिश्चित रूप से पता लगाने और उन पर नजर रखने में पूरी तरीके से सक्षम है। आपको बता दें कि शिप में 400 से ज्यादा कर्मचारियों का दल है। चीन का ये जहाज PLA नौसेना के सामरिक सहायता बल द्वारा उपग्रह और अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सितंबर 2007 में ये सेवा में आने के बाद इस जासूसी जहाज ने 80 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। इसमें चीन के चालाक दल वाले अंतरिक्षयान शोनझोउ मिशन और बेउदो सैटेलाइट पर नजर रखना भी शामिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसका उद्देश्य साफ है कि रूस के खिलाफ और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना। अल जजीरा की रिपोर्ट यह बताती है कि ज़ेलेंस्की की यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। इससे यूरोप के पूर्वी हिस्से में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। ज़ेलेंस्की ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि हम अमेरिका में रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंधों की उम्मीद करते हैं। यूरोप अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को भविष्य में रूसी हमलों से सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है कि नाटो के सहयोगी देश रूस में तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हों। ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस अब तक इस तरीके के दबावों के आगे झुका नहीं है। ज़ेलेंस्की इस बैठक में यह भी उठाएंगे कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों की किसी से भी, खासतौर पर सेना की तैनाती को वो यूक्रेन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस ने हाल ही में रात के समय एक बड़ा अटैक किया जिसमें लगभग 40 मिसाइलें, 580 ड्रोन इस्तेमाल हुए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इस आक्रामकता को देखते हुए नाटो सहयोगियों ने यूरोप के पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। पोलैंड की सेना ने बताया कि रूस के हमलों के बाद उनके लड़ाकू विमानों ने रोकथाम अभियान के तहत उड़ान भरी थी। ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने भी पोलैंड में नाटो मिशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत पहली बार गश्त की है ताकि रूसी हवाई हमलों में सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसी बीच शुक्रवार को 3 रूसी लड़ाकू विमान कथित तौर पर, आपको बता दें कि हवाई क्षेत्र में घुस गए। 12 मिनट तक ये रडार के बीच फंसे भी रहे। लेकिन रूस की हाल ही की घटनाक्रमों पर अगर बात करें तो पूर्वी यूरोप में सुरक्षा खतरे बढ़ गए हैं। नाटो देशों ने सीमाओं पर तत्परता बढ़ा दी है। संभावित हमलों के लिए लड़ाकू विमानों की गश्त हो रही है। पोलैंड और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों के अलावा अन्य नाटो सहयोगी देश ने भी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी। ज़ेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगवाना और युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करना है। साथ ही यह यूरोप और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। इस बैठक में ज़ेलेंस्की ट्रंप से न केवल रूस पर दबाव बनाने की मांग करेंगे, बल्कि भविष्य में संभावित रूसी आक्रामकता से बचाव के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा हो सकती है। रूस की हाल ही की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने स्थिति को गंभीर बना दिया। नाटो और पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षा बढ़ाना यह दर्शाता है कि आक्रामकता को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा, रूस पर दबाव, यूरोप में सुरक्षा बढ़ाना और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी इस खबर का मुख्य बिंदु है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है
कि अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं मिला तो उसका अंजाम बहुत खराब होगा। शनिवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस नहीं लौटाता तो अंजाम बुरा होगा। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप से कहा था कि बगराम से महज 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बना रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ठिकाना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अफगान तालिबान सरकार ने यह साफ कर दिया कि किसी भी हाल में अमेरिकी सैनिकों को यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने कहा कि अफगानिस्तान ने इतिहास में कभी विदेशी सैन्य उपस्थिति स्वीकार नहीं की है और न ही वो आगे करेगा। हम आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लिए खुले हैं, लेकिन सैन्य ठिकानों के लिए नहीं। चीन ने भी ट्रंप की धमकी का विरोध किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन ने कहा कि क्षेत्र में तनाव और टकराव बढ़ाने का समर्थन नहीं किया। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। चीन पहले ही तालिबान सरकार से कूटनीतिक रिश्ते स्थापित कर चुका है और अफगानिस्तान के तांबे और तेल के भंडार में निवेश कर रहा है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा और रणनीतिक ठिकाना रहा। 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी अभियान का इसको केंद्र बनाया। यहां से लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। साथ ही एक बड़ा जेल परिसर था जिसका बगराम जेल नाम रखा गया। 2021 में जो बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी सेना की वापसी हुई और तालिबान के काबुल समेत बगराम पर कब्जा उसका हुआ, तब से ये ठिकाना तालिबानी सरकार के नियंत्रण में आ गया। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि मार्च 2025 में भी उन्होंने कहा था कि बगराम की मदद से चीन की निगरानी और अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर पहुंच मिल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक बगराम एयरबेस पर फिर कब्जा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 10,000 सैनिक और उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली की जरूरत साफ तौर पर पड़नी ही है। अल कायदा और ईरान से मिसाइल हमलों का खतरा भी अब और ज्यादा बढ़ गया है।